हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 रूरल डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। ठीक है जी। तो इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। ठीक है जी। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर्स नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस टू द फार्म। फसल आने के बाद उनको अपनी फसल को एक जगह रखना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, ग्रेडिंग करनी पड़ती है क्वालिटी के हिसाब से, पैकेजिंग करनी पड़ती है और स्टोर करना पड़ता है बिफोर इट इज़ फाइनली ब्रॉट टू द मार्केट फॉर सेल। इससे पहले कि वो मार्केट में सेल करने के लिए जाए। ऐसे नहीं होता कि जैसे ही फसल आई उठाया और उसको मार्केट में ले गए। उसके बहुत सारा काम अभी पेंडिंग होता है जिसको कि हम एक सीक्वेंस में बता सकते हैं। प्रोसेसिंग करना, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, फिर स्टोर करके उसको मार्केट में पहुंचाना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग includes all these processes between harvesting and final sale of produce by the farmers. Thus, agricultural marketing may be defined as the process that involves gathering the produce after harvesting. ठीक है जी। दूसरा, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। तीसरा, ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। एंड फोर्थ, पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंस। मतलब 5 किलो का, 10 किलो का, उस तरीके से। ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि ये अब आपके लिए कुछ मुश्किल है। और फिर इसको स्टोर करना फॉर फ्यूचर सेल एंड सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज लुक्रेटिव। मतलब कि जब प्राइस अच्छा मिलने का संभावना हो तभी वो बेचेंगे, ताकि उसको लॉस ना सहना पड़े कम रेट पे बेचने का। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग वॉज ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। वो सारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो ये उठा लेते थे क्योंकि किसानों ने उनसे उधार लिया होता था। इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेट्स द फार्मर्स ऑफन मेड ए डिस्ट्रेस सेल। उन्होंने क्योंकि वो उधार में होते थे इसलिए उन्हें डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि जो औने पौने दाम जो भी मिल रही है उस दाम पे उनको बेचना पड़ता है, प्रॉफिट अर्न नहीं करते। वो अपना लोन पे ऑफ करने के लिए उनको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है कम दाम पे, टू प्रोड्यूस, ताकि उनके पास थोड़ी लिक्विडिटी आ जाए या अगले बार का उधार उन्हें मिल सके। देयर होल्डिंग स्टोरिंग कैपेसिटी वॉज ऑलमोस्ट जीरो। उनके पास स्टोर करने के लिए या होल्ड करने के लिए इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उनकी जगह नहीं थी कि वो अपनी प्रोड्यूस को संभाल के रख सकें पूरे साल तक के लिए और उनको अच्छा दाम मिल सके। हैविंग टेकन लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स, क्योंकि उन्होंने लोन लिया होता था मनी लेंडर्स के लिए, द फार्मर्स वर ओब्लाइज टू सेल देयर क्रॉप टू देम ओनली। और उनको अपनी क्रॉप उन्हीं को ही देनी पड़ती थी, वो क्योंकि पहले लोन लिया होता और अगला लोन लेने के लिए फिर उनको पुरानी प्रोड्यूस उनको देनी ही पड़ती थी। ऑफन इट इम्प्लाइड अ लो प्राइस बिसाइड्स अ सब्सटेंशियल लॉस ड्यू टू फॉल्टी वेइंग। मतलब गलत तोल का सामना करना पड़ता था। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की उनको समझ नहीं थी। इंटरेस्ट किस तरीके से कंपाउंड लग रहा है, सिंपल लग रहा है, इसकी जानकारी नहीं थी। कैसे एक लोन पूरा उनकी फसल लेके जा सकता था। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, स्टोर करने की कैपेसिटी या फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। कस्टमरी कमीशन, और उनको कुछ कस्टमरी कमीशन जैसे राजा को, जमींदार को, ये देनी पड़ती थी। फार्मर्स ऑल्सो लैक द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। और फार्मर को जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है प्राइसेस को लेके उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। विच फर्दर फोर्स्ड द फार्मर्स या देम टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लो प्राइस। तो इसलिए उनको मजबूर होकर अपने उससे कम दाम पे प्रोड्यूस बेचनी पड़ती थी। ऑल दीज फैक्टर मेक इट इम्पॉर्टेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए इम्पॉर्टेंट दैट स्टेट इंटरवीन्स इन द एग्रीकल्चर मार्केट। को स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। स्टेट को इंटरवीन करने का मतलब कि सरकार को बीच में आना पड़ा, दखल अंदाजी करनी पड़ी, दखल देना पड़ा, ताकि वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को रेगुलेट कर सके, अपने तरीके से चला सकें और प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथों से किसानों को के एक्सप्लॉयटेशन को बचा सकें। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द मार्केट सिस्टम। सरकार ने कौन से मेजर्स स्टार्ट किए, ठीक है, इन मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। In order to improve the system of agriculture marketing, the government has initiated a series of measures. पहला क्या था? Regulated market have been established where sale and purchase of produce is monitored by market committee comprised of representative of governments, farmers and the traders. और उन्होंने एक मार्केट को रेगुलेट किया, रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई, ठीक है, जिनको कि उन्होंने मार्केट कमेटी का नाम दिया, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकेगा
ठीक है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव थे गवर्नमेंट के, फार्मर्स के और ट्रेडर्स के। और मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट, उनको ट्रांसपेरेंट बनाया गया। एंड अ स्ट्रिक्ट विजिल ऑन द यूज ऑफ प्रॉपर स्केल्स एंड वेट्स, और प्रॉपर स्केल्स या वेट्स का पूरा सही पैमाना क्या होगा उसके बारे में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई। द मार्केट कमिटीज इंश्योर दैट द फार्मर्स गेट अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, ताकि और मार्केट में ये भी इंश्योर, कमिटीज ने ये भी इंश्योर किया किसानों को सही दाम मिल सकें। प्रॉपर स्केल एंड वेट का मतलब कि अगर किसी की 105 किलो है तो 105 किलो ही हो, उसको कम तौल ना दिया जाए, ठीक है, ग्रेड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड किया गया? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के फॉर्म में, स्टोरेज फैसिलिटीज़ के फॉर्म में और प्रोसेसिंग यूनिट्स के फॉर्म में। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लाइक रोडवेज, रेलवेज इनेबल द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लोकेशंस ऑफरिंग लुक्रेटिव प्राइसेस, अच्छे प्राइस जहां जिस मंडी में उनको मिल रहे हैं उस मंडी में जाके वो सामान को बेच सकें। स्टोरेज हेल्प द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट ए टाइम व्हेन मार्केट इज लुक्रेटिव, और स्टोर करके वो तब तक संभाल कर रख सकें अगर जिस दिन मार्केट में रेट अच्छा हो उस दिन बेचे वो, ठीक है जी। और उसके बाद कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, ये गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, गवर्नमेंट इस मार्केटिंग सोसाइटीज को भी इनकरेज कर रही है। एज द मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज फार्मर्स फाइंड देमसेल्फ बेटर बार्गेनर्स इन द मार्केट, फार्मर्स खुद अपने बार्गेनर्स को मार्केट से ढूंढते हैं। गेटिंग बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, अपने प्रोड्यूस का अच्छा दाम लेते हैं थ्रू अ कलेक्टिव स्केल। मतलब किसी का अगर मान लो 10 किलो है, किसी के पास 50 किलो है, किसी के पास 70 किलो है, किसी के पास 90 किलो है, तो इनके अलग अलग दाम मिलेंगे ना उनको। अगर ये सारा इकट्ठा कर लेंगे से, ठीक है, मान लो 300 किलो बन गया फॉर एग्जांपल टोटल, तो 300 किलो का उनको रेट ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इकट्ठा फिर वो बार्गेन करने की सिचुएशन में या पोजीशन में आ जाते हैं। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स दीज इंक्लूड, और उनका यहाँ कॉस्ट भी कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाता है क्योंकि इकट्ठा ही फिर वो एक जगह लेके जाएंगे, ठीक है जी। दीज इंक्लूड 3 कंपोनेंट्स, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में 3 चीज़ें डाली गई। पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कि MSP बोलते हैं हम, सरकार ने एक ये दिया ताकि किसान को इससे कम पे ना बेचना पड़े, ठीक है। और अगर इससे कम पे रेट पे बेच रहा तो किसान का एक्सप्लॉयटेशन होगा, इसलिए सरकार इस रेट पे, कम से कम इस रेट पे जिसको MSP बोलते हैं, वो किसानों से ले लेते थे। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस का मतलब गेहूं और चावल के मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक को मेंटेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि ताकि देश में अकाल या भुखमरी की सिचुएशन या किसी वक्त मानसून खराब होने से, ड्रॉट आने से या बाढ़ आने से अगर फसल का नुकसान होता है तो हमारे देश में फूड ग्रेन का अकाल ना हो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया और उन्होंने मेंटेन किया बफर स्टॉक, दैट इज मिनिमम स्टॉक। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन थ्रू पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन कार्ड के जरिए गरीबों को और अंडर पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को फूड ग्रेन दिया गया। सो MSP इज एश्योरेंस टू द फार्मर्स दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज बाय द गवर्नमेंट एट स्पेसिफाइड प्राइस, और ये इसलिए किया गया ताकि MSP का एश्योरेंस किसानों को दिया गया ताकि एक स्पेसिफाइड प्राइस पे किसानों से उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदा जा सके, ठीक है जी। और नेक्स्ट है अल्टरनेटिव मार्केट चैनल, एक अरे ऑफ होप। मार्केट कमेटी के अलावा और भी चैनल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं आज के सिनेरियो में। इमर्जिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग आर अ रे ऑफ होप टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु हैव बीन साइलेंट सफरर्स इन द एट द हैंड ऑफ मिडलमैन, ठीक है जी। पहला क्या है? डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर्स टू द कंज्यूमर्स ऑन सच चैनल, कि इस चैनल के थ्रू किसान डायरेक्ट कस्टमर को अपनी प्रोड्यूस जिसको चाहिए उसको बेच सकते हैं, ठीक है, उसमें मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान आर लॉन्चिंग दिस चैनल थ्रू अपनी मंडी और बिग बाजार। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर लॉन्चिंग इट थ्रू रेड्यू बाजार्स एंड द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु इज लॉन्चिंग थ्रू उझावर सैंडीज, ठीक है जी। हो सकता है मैं इसको प्रोनाउंस ठीक ना कर पाऊँ क्योंकि तमिलनाडु और ये जो तेलंगाना की लैंग्वेज मेरे को अच्छी तरह नहीं आती, हो सकता है मैं इसको अच्छी तरह प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो डायरेक्ट सेल्स कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स बाय द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज इज अनदर अल्टरनेटिव चैनल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग,
ठीक है। तो ये जो मैंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी के नाम से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में रैदू बाजार के नाम से और तमिलनाडु में उझावर सैंडीज के नाम से ये कुछ मंडीज बनाई गई। कुछ ऐसी जगह या प्राइवेट के मार्केटिंग के लिए उनके लिए एक प्लेस मिला फार्मर्स को, जहाँ पे वो अपने प्रोड्यूस को डायरेक्ट सेल कर सकते थे विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द मिडल मैन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। ठीक, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ द फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज ऑफ or crop reducing market risk, because fall price of all the crops may not drop at the same time। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने रिसोर्सेज को री एलोकेट करना प्रोडक्टिव तरीके से, ताकि नई एक्टिविटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ की जा सके। कि सारा पैसा या सारे रिसोर्सेज आप क्रॉप पे ही ना लगा दो, उसके साथ जो एलाइड एक्टिविटीज़ है उस पर भी आप लगाओ, क्योंकि सारा पैसा या सारे रिसोर्सेज अगर क्रॉप पे ही किसान लगा देगा तो उसमें रिस्क रहता है। मान लीजिए अगर वो एक ही फसल उगाता है और अगर उसको हम डाइवर्सिफाई करने के लिए फ्रूट या वेजिटेबल्स या कुछ फ्लावर्स उगाने को कहते हैं, तो इसका मतलब कि उसका रिस्क बढ़ जाएगा। कि एक सिर्फ गेहूं या चावल या मक्का बीजने से अगर मानसून खराब हो रहा है या उसका दाम अच्छा नहीं मिल रहा उसको मार्केट में, तो जरूरी नहीं कि दूसरी प्रोड्यूस का दाम भी गिर जाए। दोनों तीनों फसलों का दाम एक साथ नहीं गिरेगा, किसी एक का बढ़ता है, किसी एक का कम होता है, ये मार्केट में चलता रहता है। यदि वो मोर देन वन फसल प्रोड्यूस को उगाएंगे, अपने क्रॉप को उगाएंगे, मोर देन वन क्रॉप को उगाएंगे, तो उनका मार्केट का रिस्क है वो शेयर हो जाता है, क्योंकि सारी प्रोड्यूसेस या सारी क्रॉप्स का रेट एक ही समय पे नहीं गिरेगा, तो उससे उनका रिस्क भी कवर हो जाएगा और उनको अच्छे पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? इट इम्प्लाइज प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप रादर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। कि एक स्पेशलाइज्ड क्रॉप की बजाय आप एक से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस करो एक ही समय पे। इट इम्प्लाइज शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। इससे आप एक सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे आ जाएंगे। और इन इंडियन एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग। जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, तो डाइवर्सिफिकेशन वुड लीड इट टू कमर्शियल फार्मिंग। और डाइवर्सिफिकेशन इसे कमर्शियल फार्मिंग तक ले जाएगा। इट वुड मिनिमाइज द मार्केट रिस्क ऑफ अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस ड्यू टू एनी रीजन। और मार्केट में जब प्राइस के कम होने का जो रिस्क होता है वो भी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, फ्लक्चुएशन होने का, ऊपर नीचे होने का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाएगा, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो रहा। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी को भी डाइवर्सिफाई किया जाए। कॉल्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी कॉल्स फॉर शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अनदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज और अदर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट रेजेज इनकम एज वेल एज स्टेबलाइजेज इट। इससे उनकी इनकम तो बढ़ेगी और स्टेबलाइज भी हो जाएगी। मतलब सिर्फ वो क्रॉप फार्मिंग की बजाय एलाइड एक्टिविटीज या उससे रिलेटेड अदर एक्टिविटीज करें, मतलब डेयरी फार्मिंग का काम कर लें, पशुपालन का काम कर लें, ठीक है जी, फिशिंग का काम कर लें, ठीक है जी। इस तरीके की एलाइड एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, ताकि सारा रिस्क उनका क्रॉप फार्मिंग पे ही ना रहे और उनकी लाइवलीहुड भी सस्टेनेबल हो जाए। फाइंडिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड इज मोर सिग्निफिकेंट एज इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज ऑल्सो। और क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उस पर भी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का लोड हो गया है और आउटपुट या प्रोडक्टिविटी या जिसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, आउटपुट भी कम है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन या नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फार्मिंग एक्टिविटीज़, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। फार्मिंग के अलावा उनको उनसे रिलेटेड और एक्टिविटीज़ के में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जिससे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिस्क को शेयर किया जाएगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी और सस्टेनेबल रहेगी, मतलब हमें एक साथ हर बार एक जितनी रहेगी, फ्लक्चुएशन ऑफ इनकम नहीं होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक क्लियर होता है, खत्म होता है। मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन भी यहीं से कर लेना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।